सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि जस्टिस काजी फाजिसा नजरसानी केस में बड़ा फैसला आ गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। इख्तिलाफ राय रखने वाले जजेस को भी बेंच में शामिल किया गया है। केस की समाअत 1 मार्च को होगी। काजी फाजिसा नजरसानी केस में बड़ा फैसला आ गया। तफसीलात जान लेते हैं। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत गशकोरी, बताइएगा इस हवाले से क्या फैसला किया गया है? बिल्कुल, ये जस्टिस काजी फाजिसा सदारती रेफरेंस नजरसानी केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 10 रुकनी फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दे दी है। 10 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल करेंगे और 10 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो 1 मार्च जस्टिस काजी फाजिसा नजरसानी केस की समाअत करेगा। जस्टिस काजी फाजिसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस दायर हुआ था, गुज़िश्ता साल 19 जून को रेफरेंस खारिज कर दिया गया था। ताहम जस्टिस काजी फाजिसा के अहले खाना की तहकीकी लंदन की जायदादों से मुतालिक तहकीकात जो हैं वो FBI को भिजवा दी गई थी और FBI को भिजवाने के खिलाफ जस्टिस काजी फाजिसा, उनकी अहलिया, पाकिस्तान बार कौंसिल समेत मुख्तलिफ बार कौंसिल ने नजरसानी की दरखास्तें दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरखास्तें सुनने के लिए 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। ताहम 6 रुकनी लार्जर बेंच को भी जस्टिस काजी फाजिसा, उनकी अहलिया और दीगर जो फ्रीकैन थे उन्होंने चैलेंज किया था और इस्तदा की थी कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। तो फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने के लिए जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में ठीक है अमानत, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी मामले पर बात करेंगे। माहिर कानून इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काजी फाजिसा साहब के मामले में अब 10 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है और जिन जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा था गुज़िश्ता समाअत में, उन्हें भी इस बेंच का हिस्सा बनाया गया है। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? जी, ये तो अब देखें ना, मैं ये कह रहा था कि सारे केस जो है ना, आप शुरू से देखें इसको कि सदर पाकिस्तान एक रेफरेंस भेजते हैं और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब इस मामले में आती है और इंक्वायरी शुरू होती है तो काजी फाजिसा साहब उस सारी चीज़ को चैलेंज करते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बनाया जाता है और उसके बाद वो बेंच फैसला देता है। उस बेंच में फैसले में आप देखें कि मेजॉरिटी जो है उन्होंने प्रेसिडेंट साहब का जो रेफरेंस भेजना है उसको ही गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि ये रेफरेंस जो है ये समझा जाएगा कि मामला अभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने है और FBI को भी कह दिया कि आप भी इसमें देखें। दूसरी तरफ के जो जज साहिबान थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये तो मामला जो है ये चूंकि सदर साहब ने वो उस तरह से नहीं किया जिस तरह से उन जजेस के मुताबिक उनको करना चाहिए था, लिहाजा ये सब गैर कानूनी हो गया और FBI को भेजने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों जो सेट ऑफ जजेस हैं, दोनों का फैसला जो है अगर वो स्ट्रिक्ट लीगैलिटी को देखें तो उसके अंदर वो नहीं आता था, लिहाजा ये चैलेंज हो गया। ये बार काउंसिल ने भी चैलेंज किया, काजी फाजिसा ने भी चैलेंज किया और हुकूमत ने वल्लाह आलम इसमें कोई रिव्यू फाइल किया कि नहीं, इसके बारे में तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने शायद नहीं किया। बहरकैफ ये जो फैसला जो कि इतनी देर के बाद आया उसमें खासा अरसा लग गया और उसके बाद जब वो उनका जो फैसला जो आया वो शुरू में उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर किया और बाद में जब डिटेल जजमेंट दी तो उसमें भी खासे 2-3 माह लग गए और उसके बाद ये रिव्यू सुनते रहे जज साहबान और उस रिव्यू सुनने के दौरान फिर एक फैसला आया जिसने कहा कि नहीं, अब तो ये रिव्यू जो है ये 10 रुकनी बेंच जो है वो सुनेगा। तो ये सारी चीज़ को अगर आप देखें तो एक कंफ्यूजन नज़र आ रहा है सारी चीज़ में और इसी दौरान में एक और ये जो इशू है सामने आता है जिसमें कि जजेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने नज़र आ रहे हैं कि डिवाइड नज़र आ रही है कोर्ट में, जुडिशरी में, और उस डिवाइड के होते हुए अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इसको कैसे देखता हूँ। मैं बिल्कुल इसको ऐसे ही देखता हूँ जैसे कि मुझे एक लग रहा है जैसे कि कोई अर्थक्वेक आने का पेश खेमा होता है, फॉल्ट लाइंस बहुत होती हैं जिस जगह पे तो एक भूचाल भी आ सकता है। अब ये अदलिया की स्किल पे डिपेंड करता है कि वो इस भूचाल को अवॉइड करेंगे या ये जो गिरदाब है इसमें सारे के सारे फंस जाएंगे। और क्योंकि अदलिया अगर इस सारी चीज़ से नहीं निकल सकी तो अदलिया की जो अपनी हैसियत है
वो काफ़ी मुतासर होगी, क्योंकि अगर जजेस एक दूसरे को नहीं मानेंगे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जैसे माजी में हुआ है। माजी में हमारे सामने इसकी नज़ीर मिलती है, जब जस्टिस सजाद अली शाह जो थे, उनके जब डिफरेंसेस हो गए थे अपने फेलो जजेस से, तो फेलो जजेस ने ही चीफ जस्टिस को निकाल दिया था। एक वो मिसाल मिलती है। उसके बाद 31 जुलाई को हम देखते हैं कि जो रिस्टोर्ड चीफ जस्टिस हैं वो अपने पीसीओ जजेस को कटा करके तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस को मेजॉरिटी सारी जुडिशरी को निकाल देते हैं। वो भी हमारे सामने एक मिसाल है। और अब ये एक चौथा तूफान जो है हमें नजर आ रहा है। मैं समझता हूँ कि बेहतर यही है कि ये सारी चीज जो है, ये जजेस अब बजाय इसके कि ये ओपन ये लड़ाई शुरू कर दें आपस में और इस तरह के चुटकुले करें। और ठीक हो गया। इरफान कादिर साहब साथ ही मौजूद रहेगा। कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, उनकी राय भी इस हवाले से जान लेते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप सर किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? 10 रुकनी लार्जर बेंच जो तश्कील दिया गया है नजर सानी दरखास्तों की समाअत के हवाले से, और जो जजेस इख्तलाफ राय रखते थे वो भी इसी बेंच का हिस्सा हैं। सर इख्तलाफ राय हमेशा जो है वो बेहतर होता है और वो अल्टीमेटली जो है वो तरक्की की तरफ लीड करता है। हमारे यहाँ जो समझ लिया गया है कि जो इख्तलाफ राय करे उसको हटा दिया जाए, उसको जो है निकाल दिया जाए, उसको अपने साथ न चलाया जाए। हालांकि ये मदद के हवाले से और वैसे अदरवाइज भी जो है ना कि इख्तलाफ राय जो है ये माशरे की इंसानी माशरों की सोच में तरक्की का बायस बनते हैं। तो ये अच्छी बात है कि उनको शामिल कर लिया गया है कि होना भी इसी तरह से चाहिए था। यही जो है ना वो कानून का तकाजा था, दे रहा है, दुरुस्त है। ठीक है। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, कानूनी नुक्ता नज़र से आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से इरफान कादिर साहब ने कहा कि ये मामला जो है वो शायद अब बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगा आगे चलकर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान का हर मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है और उसकी वजह यह है कि हम दस्तूर की जो है ना उसकी रूल के मुताबिक पासदारी नहीं करते। ये सिर्फ किसी एक अदारे का मसला नहीं है। हम हर जगह बैठे जहाँ पे हमारा कोई भी इख्तियार होता है, हमारे यही मसाइल हैं। और सिविलाइजेशन शायद हमारे यहाँ अभी तक इतनी जो है ना तरक्की नहीं पा सकी और इसका नतीजा ये निकलता है कि अदारों के अंदर लड़ाई जो है ना वो पब्लिक में ट्रैवल करती है और पब्लिक में जो है ना वो फिर उसका इंप्रेशन जो बनता है उन मौजूद अदारों का, उन मोहतरम अदारों का जो उनके बारे में राय कायम की जाती है, शायद उसमें बैठे हुए अदारों के लोगों को शायद उस राय का अंदाजा भी नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इरफान कादिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में बच्चों को जिस्मानी सजाएं देने की ममानियत का बिल कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया। जब बिल पेश किया गया तो अरकान की अक्सरियत ने बिल के लिए तहरीक हक में वोट दिया। इस मौके पर वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने कहा कि हमें इस बिल पर कोई एतराज़ नहीं था, हम इसमें एक तरमीम पेश करना चाहते हैं। ऐवान ने बिल में हुकूमत की जानिब से पेश करदा तरमीम की भी मंजूरी दे दी, जबकि बलोगत की तायुन का बिल कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया गया। ज़िशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। ज़िशान भट्टी, बताइएगा इस बिल के हवाले से क्या तरमीम हुकूमत की जानिब से पेश की गई? जी बिल्कुल, देखिए ये नून लीग की रुकने कौमी असम्बली है महनाज अकबर अजीज, जिनकी जानिब से ये बिल पेश किया गया था, जिसमें ये कहा गया कि बच्चों को जिस्मानी सजा देने की ममानियत के लिए अहकाम वज़े करने चाहिए, जबकि उसमें अभाम पाया जाता है। तो हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने कहा कि हुकूमत बिल की एक शिक में सिर्फ तरमीम करना चाहती है ताकि इस बिल को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। ताहम बिल की जो है कौमी असम्बली में ना अपोजिशन ने मुखालफत की, ना ही हुकूमती अरकान ने मुखालफत की, जिसके बाद शिकवार इस बिल की मंजूरी दे दी गई है। और ये इस बिल का इतलाक जो है ये इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद की वफाकी दारुल-हुकूमत की हदूद तक होगा। तो जो बिल के आम निकात हैं वो अभी कुछ देर बाद जारी किए जाएंगे, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो बिल नून लीग की जानिब से महनाज अकबर की जानिब से बच्चों को जिस्मानी सजा देने के खिलाफ अहकाम वाज़ा करने का था, वो मंजूर कर लिया गया है। जी ठीक है ज़िशान भट्टी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करें। बाद में बच्चों को जिस्मानी सजाएं देने की ममानियत का बिल कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया है और बिल पेश किया गया तो इसमें हुकूमत की जानिब से एक तरमीम भी पेश की गई। NA-75 डस्का इंतखाब में मुबैना धांधली के मामले पर रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। रिटर्निंग अफसर ने हल्के के 14 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग की तजवीज़ पेश कर दी। रिटर्निंग अफसर ने रिपोर्ट में मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड टेम्पर्ड होने का भी इंकशाफ किया है। NA-75 डस्का इंतखाब में मुबैना धांधली के मामले पर रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। ज़िशान भट्टी हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। ज़िशान भट्टी, बताइएगा इस जवाब में क्या कहा गया है?
کہ بالکل جو رپورٹ سامنے آئی ہے ریٹرننگ افسر کی، اس میں یہ اقرار کیا گیا ہے کہ جو 14 پولنگ اسٹیشنز ہیں 20 میں سے ان میں ٹیمپرنگ پائی گئی ہے، اور جو امیدوار کے پاس موجود فارم 45 تھا اور پریزائڈنگ افسران کے نتائج میں فرق ہے، جو 14 پولنگ اسٹیشن ہیں اور پریزائڈنگ افسران کے نتائج کے مطابق 23 پولنگ اسٹیشن پر لیگی امیدوار نے 3500 ووٹ لیے، جبکہ نوشین افتخار کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 5000 ووٹ ان 23 پولنگ اسٹیشن پہ لیے ہیں، تو جس سے ریٹرننگ افسر نے پریزائڈنگ افسران میں کے نتائج میں رد و بدل کے شعبے کا بھی اظہار کر دیا اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ 14 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ سے پولنگ کروائی جائے، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ پریزائڈنگ افسران نے مختلف بہانے شو کیے ہیں، لیکن ان بہانوں کو مد نظر نہیں رکھا جا سکتا۔ پریزائڈنگ افسر باد النظر میں اس میں جو ہے ان کی مداخلت پائی جا رہی ہے، تو الیکشن کمیشن ان 14 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ کرائے۔ جی ٹھیک ہے، ذیشان بھٹی بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ NA-75 ڈسکا انتخابات پر رد عمل دیتے ہوئے نائب صدر مریم نواز نے کہا یہ دھاندلی نہیں، منظم آپریشن تھا جو اعلیٰ سطح سے مینج ہو رہا تھا۔ مریم نواز نے کہا انتظار کر رہی ہوں اور موقع دے رہی ہوں، شرافت سے خود ہی سب کچھ عوام کو سچ سچ بتا دیں ورنہ مجھے بتانا پڑے گا۔ مریم نواز نے کہا جس ادارے کو دھاندلی کے لیے استعمال کیا گیا وہ جعلی اعظم کے حکم کے بغیر حرکت میں نہیں آ سکتا۔ مریم نواز نے کہا کہ ان کے پاس مزید 2 افراد کے نام بھی آ چکے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ NA-75 ڈسکا انتخابات پر رد عمل دیتے ہوئے نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ یہ دھاندلی نہیں ہوئی بلکہ منظم آپریشن کیا گیا ہے۔ مریم نواز کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ دھاندلی نہیں ہے بلکہ منظم آپریشن تھا جو اعلیٰ سطح سے مینج ہو رہا تھا۔ اسلام آباد میں بچوں کو جسمانی سزائیں دینے کی معاونت کا بل قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ سماجی کارکن شہزاد روئے ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ شہزاد روئے آپ کے وقت کا۔ آپ نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے اور آج اس بل کو منظور کر لیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ یہ بہت ہی ایک ہسٹورک دن ہے اور زندگی ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے بڑے عرصے سے ہم لڑ رہے تھے اس لیے، اور میں تمام ملک کے بچوں کو، خاص طور پر اسلام آباد میں جتنے بچے رہتے ہیں، کہ اب ان کو کوئی بھی ان کا گارڈین، ان کا ٹیچر، کوئی بھی ان کو فزیکل سزا نہیں دے سکتا۔ اب ہمارے پاس قانون موجود ہے جس کے اندر آپ اس کو روک سکتے ہیں، اور یہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جسٹس حسن من اللہ کا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، جنہوں نے یہ سب سے پہلے ہماری زندگی ٹرسٹ کی پٹیشن پر سیکشن 89 جو کہ یہ اجازت دیتا تھا کہ بچوں کو گڈ فیتھ میں مارا جا سکتا ہے، اس کو سسپینڈ کیا اور پھر قانون سازی کے لیے کہا گیا نیشنل اسمبلی کو۔ تو شیریں مزاری صاحبہ نے اس پر کام کرنا شروع کیا، ان کا پہلے کسی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے پھنسا رہا، تو اب مہناز اجر صاحبہ کا ایک بل تھا جن کو گورنمنٹ نے فل سپورٹ کیا۔ شیریں مزاری صاحبہ کا اور صاحبہ کا اسٹاف کو میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بل کو سپورٹ کیا، اور فائنلی اب مہناز اجر کا ایک بل آ گیا ہے جس کے اندر اسلام آباد کے اندر بھی اب بچوں کو نہیں مارا جاتا، وہ سیکشن 89 ایک طریقے سے ختم ہو چکا ہے اس ملک میں۔ تو میں بچوں کو خاص طور سے کہوں گا اگر آپ کو کوئی بھی بڑا اب مارتا ہے تو آپ نے چپ نہیں رہنا ہے، آپ نے کمپلین کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، شہزاد روئے سماجی کارکن ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز رشید کا کہنا ہے کہ جیسے ڈسکا چہرے بے نقاب ہوئے میرے کیس میں بھی ہوں گے، کاغذات رکوانے ہو تو کہتے ہیں پرویز رشید سے پیسے لینے ہیں، معلوم ہے کس جرم کی سزا ملی ہے، میں یہ جرم بار بار کرتا رہوں گا۔ ہاتھ سے لکھ کے ڈیوز میرے نام پر بنا دیے گئے اور اس بنیاد پہ میرے خلاف آبجیکشن ریز کیا گیا، میں نے چیک تیار کیا اور پیسے جمع کرانے کے لیے پنجاب ہاؤس انتظامیہ کے پیچھے تلاش شروع کر دی۔ پنجاب ہاؤس انتظامیہ اور حکومت پنجاب کی تمام انتظامیہ ایسے غائب ہو گئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں۔ جب میرے کاغذ رکھوانے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرویز رشید سے پیسے لینے ہیں، لیکن جب پرویز رشید پیسے دینے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے پیسے نہیں لینے۔ وہ بابر رحمتے مجھے 4.5 کروڑ ایک فیصلے میں ڈال گئے میرے ذمہ کہ کسی نے تنخواہیں لی ہیں وہ تنخواہیں میں واپس کروں۔ وہ فیصلہ بھی اپنی نظیر کا ایک پاکستان میں پہلا فیصلہ ہے، اس طرح کے فیصلے بھی میں نے کبھی نہیں سنے تھے، لیکن اس فیصلے کے خلاف میں ریویو اپیل میں گیا ہوا ہوں۔ میری ریویو اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے۔ جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا فیصلہ نہیں کرتی
वो पैसे मेरी जिम्मेदारी नहीं बनते हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। माहिर कानून आमिर मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर मंजूर साहब आपके वक्त का। ब्रॉडशीट ने मुकदमे में एवनफील्ड के 4 फ्लैट्स भी अटैच करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर ये 45 लाख रुपए उन्हें अदा करना पड़े हैं। ये क्या मामला था सर, इस बारे में जरा बताइएगा। इसमें सर ये हुआ था कि जब ब्रॉडशीट ने, आपको पता है कि फील्ड अपार्टमेंट्स जब अटैच किए तो उस केस को फर्दर परसू नहीं कर पा रहा था ये। अब मियां नवाज शरीफ साहब के वकला की तरफ से उन्होंने उसको कहा था कि चूंकि आपने ये लीगल मैटर स्टार्ट तो कर लिया है, या तो आप इसको फर्दर आगे लेके जाएं, या अगर आप इसको फर्दर आगे लेके नहीं जा रहे तो फिर हमारी जितनी इसके ऊपर लीगल कॉस्ट आई है वो आपको पे करनी होगी। यूके में सिस्टम क्या है बेसिकली कि यूके के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि आप कोई भी लीगल मैटर स्टार्ट कर लें और फिर उसको आप जब आपका दिल करे आप उसको छोड़ दें। यहाँ पर चूंकि दोनों पार्टीज ने जब सोलिसिटर्स वकला हायर किए तो ऑफ कोर्स आपको मैटर को कंप्लीट करना चाहिए, या उसको अगर आप वापस विड्रॉ कर रहे हैं या उसको छोड़ रहे हैं रास्ते में तो फिर आपको दूसरी पार्टी की लीगल कॉस्ट पे करना पड़ेगी। तो ऐसा ही इस मामले में हुआ है कि चूंकि उन्होंने मैटर तो स्टार्ट कर लिया लेकिन फर्दर उसको परसू नहीं कर रहे थे, तो फिर अल्टीमेटली जो ब्रॉडशीट के वकला थे उन्होंने उनको ये एडवाइस की कि आप इसको फर्दर आगे लेके जाने की बजाय बेटर है कि आप उनकी लीगल कॉस्ट पे कर दें। तो उसी नतीजे में उन्होंने 20,000 जो पाउंड है जो कि 45 लाख रुपए की इक्वल बनती है, फिर उन्होंने प्रेफर किया है कि इसकी लीगल बैटल की बजाय हम उनको ये कॉस्ट पे करके तो अपनी जान छुड़वा लें। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कहते हैं कि मुराद अली शाह शुक्रिया, तुमने मुझे जेल भेजकर सियासत की डिग्री पूरी करा दी। हलीम आदिल शेख ने सईद गनी और मुर्तजा वहाब को भी जवाब देते हुए कहा कि एडिटेड सीसीटीवी फुटेज जारी की गई, अगर हमला नहीं किया गया तो जेल की मुकम्मल फुटेज जारी की जाए। मैं कह रहा हूँ थैंक यू मुराद अली शाह, तुमने मुझे भेज के जो डिग्री होती है ना पॉलिटिशियन की, वो डिग्री पूरी करा दी है। अब मैं इंशाल्लाह सीट बदलने को तैयार हूँ। रेडी, गेट रेडी मुराद अली शाह। मतलब आप साहब ने सुना है कि कल वो कोई वीडियो का जिक्र किया वो सीसीटीवी फुटेज का। मैं कहना चाहता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज जो कल जारी की गई है चंद सेकंड की, जाते हुए तो मुझे एक साहब पुलिस वाला मुझे एहसान है, उसने बचाई, जान बचाई उसको। मैं जेल के स्टाफ की मैं बुराई नहीं करता उस हवाले से। वो लेकर निकला है आगे के 50 के करीब लोगों ने हमला किया है नारे लगा के, वो उसका सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है एडिटेड सीसीटीवी। सिंध हुकूमत और कमिश्नर कराची के दावे धरे रह गए। कराची डेयरी फार्मर्स ने 1 मार्च से फी लीटर दूध 10 रुपये मजीद महंगा करने का फैसला कर लिया। दूध 120 की बजाय अब 130 रुपये फी लीटर बेचने पर डट गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, क्या कहना है डेयरी फार्मर्स का इस हवाले से, और क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी? जी, जो इस वक्त कराची में डेयरी फार्मर्स के 2 ग्रुप हैं जो अलग अलग हो गए। एक डेयरी फार्मर्स ने जो है 1 मार्च से फी लीटर दूध 10 रुपये महंगा करने का ऐलान कर दिया और कहा कि पैदावारी लागत बढ़ गई, जिसके बाद अब 1 मार्च से जो है कराची शहर में फी लीटर दूध 120 रुपये से बढ़कर 130 रुपये फी लीटर आवाम को फरोख्त किया जाएगा। लेकिन इसके साथ जो डेयरी फार्मर्स एंड कैटल फार्म जो एसोसिएशन है, शाकिर उमर गुज्जर उसके सदर है, उनका ये कहना है कि हम 20 रुपये फी लीटर इजाफा करने का ऐलान कर चुके हैं। हम 20 रुपये फी लीटर ऐलान किया है, उसी का अमल दरामद होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी अपील की गई कमिश्नर कराची की जाने से मुसलसल रास्ते के बावजूद जो है जो दूध की कीमत में इजाफा नहीं किया जा रहा है, पैदावारी लागत बढ़ चुकी है और कराची शहर की डिमांड जो है 55 लाख लीटर की वो हम पूरी नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो फार्मर्स हैं उनको शदीद नुकसान हो रहा है। उसके लिए फौरी तौर पर कीमतों में फी लीटर इजाफा नागुज़ीर, और साथ में कहा कि अगर हुकूमत चाहती है कि कीमतों में कमी हो तो हमने जो तजावीज़ दी है, जो सब्सिडी रेट पे हमें माल फराहम किया जाए, जो उसका माल है, जो खाना पीना है, वो उससे सस्ते रेट पर फराहम किया जाए, जिससे दूध की कीमतों में कमी हो सकती है। लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब 1 मार्च से फी लीटर दूध कराची शहर में 10 रुपये महंगा हो जाएगा। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो कराची में एक बार फिर से दूध महंगा करने की तैयारी कर ली गई है। डेयरी फार्मर्स का कहना है कि दूध फी लीटर 10 रुपये मजीद महंगा किया जाएगा। 120 की बजाय अब 130 रुपये फी लीटर दूध बेचा जाएगा। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी दूध की कीमतें कई दफ़ा बढ़ाई जा चुकी हैं। शाकिर उमर गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन पाकिस्तान के। शाकिर उमर गुज्जर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
कराची में एक बार फिर से दूध की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और डेयरी फार्मर्स का ये कहना है कि हम 10 रुपए का ये इजाफा करेंगे। आपको नहीं लगता कि कराची के अवाम के लिए बहुत बड़ी ज्यादती होगी? असल में जी एक तो अपनी तस्हीह फरमा लें, दूध की कीमतों का इजाफा किया नहीं जा रहा। ये 11 फरवरी से हो चुका है और ये 20 रुपए लीटर का इजाफा है, जिसमें फार्मर का जो इजाफा है वो 15 रुपए 73 पैसे फी लीटर का इजाफा है, जो कि 11 फरवरी से हमने वसूलियां कर ली हैं अपने होलसेलर से। आप अपनी तस्हीह फरमा लें। और दूध की कीमतों का जो ताल्लुक है वो मेरी और आपकी ख्वाहिशात से नहीं है, इनपुट्स की कीमतों से। तो इसके अंदर वफाकी गवर्नमेंट अगर कुछ इकदाम करेगी तो दूध की कीमतें कम हो सकेंगी, बसूरत दीगर दूध की कीमतें कम नहीं होंगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो दूध की कीमतों के हवाले से ठीक है शाकिर उमर गुजर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।